नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, आज दिल्ली दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में योगी सरकार 2.0 के गठन पर आज मंथन होने जा रहा है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह से योगी मुलाकात करेंगे और शपथ ग्रहण से लेकर मंत्रिमंडल पर भी मंथन होगा। अपने दिल्ली दौरे पर सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के साथ बैठक में सरकार की रूपरेखा तैयार करेंगे। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बावजूद अब तक यूपी में नई सरकार के गठन का ऐलान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक योगी का शपथ ग्रहण होली के 2 दिन बाद यानी 20 मार्च को हो सकता है। इस बीच नई सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और शनिवार को लखनऊ में सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी के संगठन प्रभारी सुनील बंसल मौजूद रहे। इस बैठक के बाद योगी आज केंद्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा रहे हैं, जहां वो आलाकमान से मीटिंग करेंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी से भी उनकी बैठक होने जा रही है, मुलाकात होने जा रही है। और बता दें कि दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात है। और सीधा हम रुख कर लेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं लखनऊ से हमें अपडेट्स देंगे अनूप कुमार सिंह। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श से। स्पर्श, योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, कब तक दिल्ली पहुंचेंगे? और आज जिस तरह से पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक है, मीटिंग है, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे, तमाम दिग्गजों से आज योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। ऐसे में क्या आज जब ये तमाम मुलाकातें होंगी, तमाम वार्ताओं का दौर जारी होगा, इसके बाद क्या ये स्पष्ट हो जाएगा कि नई सरकार का गठन कब तक होगा? देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, मुख्यमंत्री कई सारे नेताओं से जो है मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। 1 बजे के आसपास की बात करें तो बीएल संतोष से मुलाकात होगी। 3 बजे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा 6 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। और रात में 8 बजे की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह से जो है मुख्यमंत्री की मुलाकात होती हुई नजर आएगी। ऐसे में दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का काफी अहम हो जाता है। सरकार की पहले 100 दिनों की रूपरेखा किस तरीके से जो है होने वाली है, उसको लेकर हो सकता है कि आज की इस दिल्ली दौरे के दौरान जो है चर्चा होती हुई नजर आए। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल में कौन नए चेहरे हो सकते हैं उसको लेकर भी जो है इस पूरी बैठक में जो है चर्चा होती हुई जो है नजर आ सकती है दिल्ली दौरे के दौरान। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो सरकार चलाने का कार्यक्रम है, खासतौर पर उस पर किस तरीके से जो है जोर दिया जाना है, इन तमाम मसलों को लेकर जो है मुख्यमंत्री का फिलहाल दिल्ली दौरा जो है बनता हुआ आज नजर आ रहा है। इस वर्ष आप जुड़े हैं हमारे साथ। हम रुक कर लेंगे लखनऊ का। हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह भी जुड़े हैं। अनूप, ये तो बात हो गई दिल्ली की, लेकिन हम लखनऊ की बात करें तो वहां पर किस तरह का हाल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? किस तरह की हलचल है वहां पर? देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर तरह तरह से चर्चाएं हो रही, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से एक मंथन कर रही है, क्योंकि भाजपा को इन्हीं मंत्रिमंडल के सहारे, क्योंकि 2024 को फतेह करना है। निश्चित रूप से आपने 2014 में देखा होता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल हुई थी, तो 2019 में कहीं ना कहीं उसको घट के कम हुई है। और ठीक उसी प्रकार से 2017 के आंकड़े के हिसाब से 2022 में सीटें घटी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मंथन जरूर करेगी कि इन्हीं जब मंत्रिमंडल के सहारे 2024 को फतेह करना है तो वो कौन से चेहरे हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब भी कभी मंथन होता है तो जाति और चेहरा और जो लोकप्रियता के हिसाब से उसको उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस कैबिनेट के माध्यम से सभी जातियों को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पे काम किया है, वो चाहे टिकट बंटवारे की बात कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है, ठीक उसी प्रकार से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी, क्योंकि ये फाइनल हालांकि बैठक नहीं मानी जा रही। इसके बाद भी बैठक का दौर जारी रहेगा कि कब शपथ ग्रहण होगा। बिल्कुल अनूप, फाइनल बैठक नहीं मानी जा रही, लेकिन खबर यह भी है अनूप कि इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा योगी आदित्यनाथ का, योगी सरकार 2.0 जिसे नाम दिया गया है, तो ऐसे में इस विस्तार में कुछ जो पुराने मंत्री हैं उनकी भी छुट्टी हो सकती है और नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नए चेहरों की बात करें तो बेबी रानी मौर्य चूंकि दलित का एक बड़ा चेहरा के रूप में आई हैं उत्तर प्रदेश में, इससे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वर्तमान में स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के भारतीय
जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको एक दलित चेहरा है, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती, क्योंकि एक लगातार वो सक्रिय रहे हैं। एक दूसरा तीसरा नाम अगर लेंगे तो एक असीम अरुण है, लाकानपुर के कमिश्नर रहे हैं, अभी पहली बार वीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और कन्नौज से विजय हासिल की है। तमाम ऐसे मंत्री हैं, राजेश्वर सिंह ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, अब इस वक्त सरोजिनी नगर से विधायक बन चुके हैं। तमाम ऐसे नए चेहरे हैं, उनको जिम्मेदारी मिल सकती। सलमबड़ी त्रिपाठी सरकार में सक्रिय रहते हैं और विधायक बन के देवरिया से आए हैं, तो ये तमाम जो चेहरे हैं उनको शामिल किया जा सकता, क्योंकि पुराने कई चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उनकी सीटें खाली हैं। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा पहली सरकार में, उनको भी हो सकता कि दरकिनार किया जाए और नए चेहरों को शामिल किया जाए, क्योंकि इन्हीं नए चेहरों के सहारे 2024 का भी चुनाव बिल्कुल निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि नए लोगों को भी मौका मिल सकता है योगी की इस नई कैबिनेट में। स्पर्श का हम रुख करेंगे। स्पर्श जिस तरह से आज सीएम योगी दिल्ली दौरे पर होंगे, निगाहें सबकी टिकी होंगी, क्योंकि माना जा रहा है कि इसके बाद और बैठकों का दौर जारी रह सकता है और ये फाइनल बैठक नहीं होगी। क्या कुछ वजह मानी जा रही है कि इतना विलंब अभी हो चला है इस पूरी वार्ता के दौर को लेकर और नई सरकार के गठन को लेकर? जी स्पर्श। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो हिंदू धर्म के अनुसार ये कहा जाता है कि होलिका दहन से पहले जो शुभ कार्य है वो नहीं किए जाते हैं। इसीलिए जो है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अभी जानकारी है कि होलिका दहन के बाद यानी होली के बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है रखा जाएगा और खासतौर पर मंत्रिमंडल का चयन जो है किस तरीके से किया जाए, क्योंकि तमाम समीकरणों को साधने की जो कोशिशें हैं वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर करती हुई नजर आएगी, ताकि एक जो बड़ा मैसेज है वो कहीं ना कहीं जो है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो है दिया जाए। और क्योंकि आने वाले समय में भी कई राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले, हिमाचल प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, या फिर चूंकि इन चुनाव को ये कहा जा रहा था कि 2024 पर सीधा असर जो है इस पर जो है कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा, तो किस तरीके से जो भव्य जो तैयारियां है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर वो जो की जाए और उसके साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार जो है खासतौर पर तमाम समीकरणों को साधते हुए किया जाए, इसी को लेकर जो है जो आने वाले समय में कई दौर की और जो बैठकें हैं वो कहीं ना कहीं होती हुई जो है नजर आ सकती है। जी स्पर्श, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। अनूप, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर मंथन लगातार जारी है। उत्तराखंड के कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और अजय भट्ट दिल्ली में डटे हैं। उत्तराखंड में भाजपा आलाकमान के फैसले का इंतजार हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के कई दिग्गज इस वक्त दिल्ली में डेरा डाले हुए। मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और अजय भट्ट दिल्ली में डटे हुए हैं और उत्तराखंड में भाजपा आलाकमान के फैसले का इंतजार है कि यहां पर सीएम फेस कौन होगा और दावेदारों की लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। तो उत्तराखंड के कई दिग्गज इस वक्त दिल्ली में डटे हुए हैं और पहाड़ पर किसका विजय तिलक होगा इसके औपचारिक ऐलान का सभी को इंतजार है। पुष्कर सिंह धामी की हार के बाद यहां संकट खड़ा हो चुका है और हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं स्पर्श शर्मा दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। नवीन, आपका रुख करेंगे। पहले जिस तरह से उत्तराखंड में काफी बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, मुख्यमंत्री ही जिस सीट से खड़े हुए उस सीट से वो चुनाव हार गए। इसके बाद नवीन, निश्चित तौर पर हलचल तेज है बीजेपी में कि अगला सीएम फेस कौन होगा, क्योंकि यदि वो जीतते, पुष्कर सिंह धामी जीतते तो इसमें कोई संशय ही नहीं था। लेकिन पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती अब ये हो चुकी है कि किस तरह से एक बैलेंस बनाते हुए यहां पर सीएम चेहरे पर दांव खेला जाए। और इस बीच खबर यह है नवीन की जो तमाम दिग्गज हैं, चाहे हम मदन कौशिक की बात करें, सुबोध उनियाल की बात करें, वो उत्तराखंड से रवाना हो चुके हैं और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जी निश्चित तौर पर उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। इसके साथ ही अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अपनी सीट जरूर हार चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अब किसको चेहरा बनाया जाएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा या उपचुनाव लड़ाया जाएगा। यह तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वह दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह दिल्ली में हैं। अजय भट्ट हैं, वह दिल्ली में हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का दिल्ली का दौरा लगातार जारी है और अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, किसके ऊपर ताज चढ़ेगा और किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो ये तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का दिल्ली दौरा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पब्लिक भी अब जानने को उत्सुक है, क्योंकि चुनाव परिणाम के नतीजे भी आ गए हैं। तो पब्लिक का यह साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। हालांकि कई विधायकों ने यह पेशकश भी की थी कि एक बार पुष्कर सिंह धामी को मौका जरूर दिया जाए, क्योंकि
6 महीने का एक अल्पकाल है और बीजेपी की प्रचंड जीत और मैन ऑफ द मैच अगर कहा जाए तो पुष्कर सिंह धामी को जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि संगठन क्या कुछ फैसला लेगा और संगठन किस पर अपनी मोहर लगाएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं वह दिल्ली में मौजूद हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। तमाम सारे नेताओं का लगातार दिल्ली का दौरा जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अब जब बीजेपी अपनी प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक संशय का विषय जरूर बना हुआ है। लेकिन जो पब्लिक का आम पब्लिक का यही कहना है कि अगर पुष्कर सिंह धामी को एक बार मौका देना चाहिए। इसके साथ ही अलग अलग जो विधायक हैं उन्होंने भी अपनी पेशकश की है कि एक मौका पुष्कर सिंह धामी को देना चाहिए। और अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर पार्टी आलाकमान अगर फैसला लेती है कि अगर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उनमें उनको भी मनाने की एक कवायद जरूर, उनमें असंतोष हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर यह नकारा नहीं जा सकता कि पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री भले ही कम हो, लेकिन उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। नवीन, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम स्पर्श का रुख कर लेंगे। स्पर्श, जहां तक दिल्ली की बात है वहां पर किस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो दिग्गज हैं उत्तराखंड के वो दिल्ली में डटे हैं। क्या अभी तक पार्टी आलाकमान से इनकी मुलाकात हो पाई है? देखिए बिल्कुल कई बड़े चेहरे जो है उत्तराखंड के दिल्ली में डटे हुए हैं और अभी जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी है केंद्रीय मंत्री जो है अजय भट्ट उनकी बीएल संतोष से मुलाकात हुई है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान से जो है मुलाकात की जाए। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अब उत्तराखंड में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा को जो है कौन होता हुआ नजर आए, क्योंकि पार्टी के अंदर ही जो है अलग अलग आवाजें निकलकर सामने आ रही। कुछ लोग चाहते हैं कि जो है जो पुष्कर सिंह धामी है उनको जो है एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। कुछ लोग उनके लिए सीट छोड़ने के लिए भी जो है खड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य नाम जो है वो भी जो है लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन केंद्रीय आलाकमान इस पर किस तरीके से फैसला लेता हुआ नजर आएगा वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी कुछ इस प्रकार से भी है कि जो पर्यवेक्षक है वो जो है इस पूरे संदर्भ में जो है बनाए जाएंगे और वो जो है उत्तराखंड जाते हुए नजर आएंगे। तमाम विधायकों के जो मन की टटोलने की बात है वो कहीं ना कहीं जो है देखने की कोशिश करेंगे और जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें भी जो है वो पर्यवेक्षक जो है कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में उसके बाद कहीं ना कहीं ये डिसाइड होता हुआ नजर आएगा कि कौन जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है होता हुआ जो है नजर आएगा। लेकिन क्या सवाल जो कई सारे खड़े हो जाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है चुनाव में जाने के लिए तैयार होती हुई नजर आएगी या फिर जो है जो नया चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर वो कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आएगा। ये तमाम चीजें जो है आने वाले दिनों में जो है स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर तमाम जो बड़े नेता है वो दिल्ली दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कई चेहरे ऐसे भी हैं जो अपनी सेटिंग कहीं ना कहीं करते हुए जो है नजर आ रहे हैं ताकि उनका नाम जो है कहीं ना कहीं इस रेस में आगे होता हुआ जो है नजर आए। बिल्कुल स्पर्श, और नवीन से हम एक बार और फिर हम नवीन को रुक कर लेंगे। नवीन, जिस तरह से तमाम दिग्गज हैं उत्तराखंड के दिल्ली में, लेकिन जहां तक बात है पुष्कर सिंह धामी की वो अभी तक उत्तराखंड में है, तो क्या ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने ये मान लिया है कि पार्टी इस बार बतौर सीएम फेस उनके चेहरे पर भरोसा नहीं जता रही है? क्या यही वजह है कि तमाम दिग्गज तो चले गए लेकिन पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में ही रह गए? जी नवीन। जी, निश्चित तौर पर अभी जो मंथन का दौर है वह जारी है। मुख्यमंत्री अभी राजधानी में ही मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि तमाम सारे जो दिग्गज नेता हैं वह दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो पर्यवेक्षक हैं वो दिल्ली से यहाँ पर आएंगे तो सवाल यह उठता है क्योंकि अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वह यहाँ पर मौजूद हैं और अब जब आचार संहिता हट गई है तो एक कवायद होती है कि जो रुके हुए काम है उसको तेजी लाया जाए। इसलिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी में मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पर्यवेक्षक जब आएंगे तो किसके नाम पर मोहर लगेगी और कौन इसका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी कि अभी जो कार्य है वह उसे पूरा करने का काम किया जा रहा है क्योंकि आदर्श आचार संहिता हट गई है। जी, आप दोनों सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे कांग्रेस की, जो कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही और आज उस पर ही अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है और पार्टी एक के बाद एक लगातार कई राज्यों में चुनाव हार चुकी है। हालिया विधानसभा चुनावों में पंजाब हाथ से निकल गया तो उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में भी प्रदर्शन शर्मनाक रहा। इस बीच आज शाम 4 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। वैसे तो ये मीटिंग हार के कारणों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है, लेकिन लीडरशिप पर बात हो सकती है। सोनिया गांधी कुछ समय से सक्रिय रूप में प्रचार नहीं कर रही। प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे हैं।
साथ ही भाई बहन की जोड़ी पार्टी के महत्वपूर्ण फैसलों में भी प्रमुख भूमिका निभाती रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि गांधी परिवार के सदस्य सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे देंगे। बैठक में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वे सभी सदस्य भी मौजूद रहेंगे जिनकी 5 राज्यों के चुनावों में प्रत्याशी चुनने से लेकर चुनाव मैनेजमेंट तक में प्रमुख भूमिका रही। वहीं कांग्रेस की इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा था और बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। इस बार सूबे में बीजेपी के हाथ बम्पर जीत तो लगी, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गढ़ में ही मात खा गए। केशव प्रसाद कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़े, लेकिन ईवीएम ही नहीं पोस्टल बैलेट में भी केशव मौर्य को हार ही मिली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गढ़ में ही मात खा गए हैं। कौशाम्बी जिले के सिराथू सीट से ताल ठोकने वाले केशव प्रसाद मौर्य को सपा अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने पटखनी दी है। वहीं सिराथू सीट की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदों पर खरे साबित नहीं हुए। वो ईवीएम ही नहीं पोस्टल बैलेट में भी पीछे रहे। केशव प्रसाद मौर्य को पोस्टल बैलेट में 214 वोट मिले, जबकि पल्लवी पटेल ने 710 वोट हासिल किए। यही नहीं, ईवीएम वोट के मामलों में भी केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल से आगे नहीं निकल पाए। उन्हें 98,727 वोट मिले, जबकि सपा उम्मीदवार के खाते में 1,05,568 वोट आए। केशव प्रसाद का वोट प्रतिशत 43.28% रहा, तो पल्लवी पटेल का 46.49% रहा। इस हार से पहले सिराथू में बड़ा बवाल भी हुआ था। मतगणना के बीच पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया था। हवा में फायरिंग के साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। दरअसल यहां ईवीएम खराबी की शिकायत हुई थी और उसी वजह से मतगणना को बीच में ही रोक दिया गया था। बीजेपी एजेंट ने यहां पर फिर काउंटिंग की मांग कर दी थी, जिस वजह से दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। बता दें कि पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को जिले की अन्य 2 सीटों को जीतने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इतना ही नहीं, उनके नामांकन के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिराथू पहुंचे थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य न तो अपना घर बचा सके और न ही अपना गढ़। समाजवादी पार्टी ने कौशाम्बी जिले में क्लीन स्वीप किया है। केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में हुए 2017 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। इस नतीजे के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और पार्टी ने उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दिलाकर डिप्टी सीएम बना दिया। हालांकि 2022 का विधानसभा चुनाव उनके लिए अच्छा नहीं रहा। ऐसे में अब देखना होगा कि पार्टी उनके लिए क्या स्पेशल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। धामी सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे विधानसभा चुनाव जीतकर दोबारा से सदन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य के इतिहास में कोई भी शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीता। अरविंद पांडे पहले शिक्षा मंत्री हैं जो चुनाव जीते हैं। वहीं पांडे का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना अब भी बाकी है। उनसे भी जाने अनजाने बहुत सी कमियां छूट गई होंगी और आप लोगों के आशीर्वाद से और संगठन की कृपा से दोबारा अवसर मिलेगा तो उन कमियों को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा और जो लीकेज छूट गई हैं उनको भी ठीक करना। और मेरा तो ये मानना है कि जब आम जनता अपने बच्चे को दाखिला को लेके जब चिंता करे, उस समय आम जनता का पहला विकल्प सरकारी स्कूल होना चाहिए। ऐसा हालात बनाना ही हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। धनौल्टी सीट से जीते भाजपा विधायक प्रीतम सिंह पवार तीसरी बार उत्तराखंड की विधानसभा में पहुंचे हैं। हरीश रावत सरकार ने यूकेडी के टिकट पर जीते पवार मंत्री पद संभाल चुके हैं। ऐसे में इस बार वो बीजेपी के टिकट से जीते हैं। वहीं सरकार में अनुभव को रखते हुए उन्हें भी उम्मीद है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगा अपने धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता का, कार्यकर्ताओं का, और
क्या जो सवाल आपका है, निश्चित तौर पर जो संगठन चाहेगा वही होगा और जो संगठन जिम्मेदारी देगा वो हमको होगा। विधानसभा चुनाव में कई समीकरण टूटे हैं तो एक खास बात और नजर आई। दो बेटियों ने अपने पिता को मिली चुनावी हार का बदला भी उसी सीट से लेने का काम किया जहां से उनके पिता चुनाव हारे थे। हरिद्वार ग्रामीण सीट से हरीश रावत की पुत्री चुनाव जीती हैं तो कोटद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी ने चुनाव जीता है। रितु खंडूरी का कहना है कि वो जनता का धन्यवाद देती हैं कि 14 दिन पहले वो बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर कोटद्वार पहुंची और जीत हासिल की। साथ ही 2012 में पिता को मिली हार का बदला भी उन्होंने लेने का काम किया। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कोटद्वार की जनता का कि उन्होंने 14 दिन के छोटे से समय में मुझे अपनाया। बहुत प्यार और आशीर्वाद जो मेरे पिताजी को वो देते आए थे वो मुझे भी दिया, उन्होंने मुझे अपनाया। भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट प्लान को समझा, मेरे विजन को समझा और उसके बाद सब बहनों और भाइयों ने मिलकर जो मुझे वहां से जिता कर भेजा, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।